गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है प्रसार शिक्षण विधियों का चयन किस प्रकार से होता है। जो प्रसार कार्य है ये भी एक तरह की शिक्षण प्रणाली ही होती है। शिक्षा की एक विधि होती है जिसका लक्ष्य यानी कि उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण लोग होते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है? किसी भी प्रसार शिक्षा विधि के माध्यम से पहले ग्रामीणों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उनकी जो कार्य दक्षता है, ठीक है, उनकी मनोवृत्ति उसमें बदलाव किया जाता है जिसके कारण उनकी सर्वांगीण उन्नति हो सके। सर्वांगीण उन्नति मतलब हर तरह से वो अपना विकास कर सके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि किस जगह पर सही रहेगी। तो मतलब राइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षण विधि कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितनी भी इफ़ेक्टिव क्यों ना हो, जब उसका प्रयोग हर स्थिति में उन्हीं शिक्षण विधियों एक ही शिक्षण विधि का हर स्थिति में हर कंडीशन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हर कंडीशन के लिए, हर तरह की स्थिति के लिए अलग अलग शिक्षण विधि उपयोग में लाई जाती है। अब ये जो प्रसार शिक्षक होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि किस जगह पर उपयोगी हो सकती है और उसका योगदान क्या रहेगा। ठीक है, उसके मस्तिष्क में ये बात होनी ज़रूरी है। दूसरी है उसकी प्रासंगिकता, मतलब कि जितने भी लोग हैं, ग्रामीण व्यक्ति हैं, उन पर हर प्रसार शिक्षा विधि का अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो उसको ध्यान में रख कर सबसे पहले तो प्रसार शिक्षक को इसको ध्यान में रखना चाहिए कि हर तरह की विधि एक व्यक्ति या पूरे समूह पर अलग प्रभाव डाल सकती है, तो उसको उसी हिसाब से चयन करना चाहिए। ठीक है, और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? पोस्टर, फिल्म, प्रदर्शनी, मेला, ये सब भी प्रयोग में लाए जाते हैं। चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। और लोगों में मोटिवेशन जगाने के लिए, उनकी अभिरुचि जगाने के लिए हम कोई फ़ोटोग्राफ, ठीक है, या समूह चर्चा, और जो किसान सफल हुआ है नई पद्धति से अपनी खुद की प्रेरणा से, तो उससे बातचीत करवा के ये सारी विधियाँ किसी भी शिक्षण विधि के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गई कि एक सामान्य बात। अब दूसरा है कि कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है, जैसे कि पहला ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, से मेंटल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ विलेजर्स। अब ग्रामीणों की शैक्षिक योग्यता, उनकी मान्यताएं, उन्हें किस तरह का विश्वास है, क्या वो सोचते हैं, ये बहुत ही प्रभावित करता है कि प्रसार विधि का चयन कैसे किया जाता है। अब क्योंकि गांव में क्या होता है, साक्षरता दर निम्न होती है, पढ़े लिखे लोग कम ही होते हैं, तो लिखित सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये अनुपयुक्त हो जाता है। इसी तरह से इसलिए उनको अब उनके स्तर के हिसाब से कौन सी शिक्षण विधि चुनी जाए, ये भी एक तरह का चैलेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर सेकंड है आर्थिक स्थिति, अब फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, प्रसार शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग की जाए, इसका प्रयोग किसे प्रभावित करता है? ग्रामीणों की, जो ग्रामीण यानी ग्रहण करता है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना है, और प्रसार करता मतलब जो शिक्षक है उसकी आर्थिक समृद्धि भी शिक्षण विधि को प्रभावित करती है। जैसे कि आपका एग्जीबिशन होगी, प्रदर्शनी, मेला, और जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन भ्रमण के लिए कहीं पे ग्रामीणों को लेके जाते हैं किसी और दूसरी जगह पर,
ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। तो ये सारी शिक्षण विधियाँ क्या होती है, खर्चीली, इनमें बहुत पैसा खर्चा होता है, जिनका कम ही लोगों को लाभ प्राप्त हो पाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी नहीं है, निम्न आर्थिक स्तर के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट शिक्षण साधन की उपलब्धता। अब कौन सा शिक्षण साधन ग्रामीण स्थानों पर उपलब्ध होगा, ये भी बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, ये सब क्या होते हैं, ग्रामीण जगहों पर, ग्रामीण स्थानों पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लाइट का हमेशा कंटिन्यू लाइट नहीं आती रहती है, इसकी वजह से ये सारे साधन वहाँ पर उपयोग नहीं किए जा सकते हैं हमेशा। फिर ग्रहणकर्ता की संख्या, नंबर ऑफ रेसिपेंट्स। अब जो ग्रहण करता है उसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से भी शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। ठीक है, छोटे समुदाय के लिए किस तरह की शिक्षण विधि चाहिए, बड़े समुदाय के लिए किस तरह की शिक्षण विधि चाहिए, इसका भी ध्यान प्रसारकर्ता को रखना चाहिए। जैसे बड़े जन समुदाय हैं तो उनके लिए प्रोजेक्टर, स्क्रीन, टीवी, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, और छोटे समुदाय के लिए फलाना ग्राफ हो गया, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, ये सब प्रयोग में लाने चाहिए। तो नेक्स्ट है यातायात सुविधा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। अब यातायात सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए प्रसारकर्ता को। जैसे कि अगर वो किसी जगह पर मेला, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तो ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ से लोग यातायात सुविधाओं का फ़ायदा उठाकर उनको देखने आ सके, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी मेला लगता है तो दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये सारी जो प्रदर्शनी प्रतियोगिता है, इनका आयोजन वहीं पर किया जाना चाहिए, ऐसी जगहों पर किया जाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें भाग ले सकें। ठीक है, जैसे नाटक हो गया, लीला, गायन, नृत्य, ये सब बातें प्रसार शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब स्थान इनका सुविधापूर्ण होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अभिरुचि, यानी कि इंटरेस्ट। अब प्रसारकर्ता को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि किस तरह के लोगों की रुचि किस शिक्षण विधि पर ज़्यादा है, इसके हिसाब से उसे अपना कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्थानीय समस्याओं का निदान, सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे जो स्थानीय लोग हैं, के गांव के जितने भी लोग हैं, उनको अपनी स्थानीय समस्याएं का समाधान उनका हो सके। जैसे कि मिट्टी के अनुसार किस प्रकार की खाद प्रयोग की जाए, सिंचाई की सुविधा कैसे हो, जुताई कैसे की जाए, पशुधन की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, अनाज का भंडारण कैसे करें। तो ये सब अगर स्थानीय समस्याओं के आधार पर अगर हम प्रसार शिक्षण विधि अपनाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है। फिर नेक्स्ट है आयु, यानी कि एज। अब गांव में देखा गया है कि जितनी भी बड़ी आयु के लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो वो नई नई जो पद्धति, न्यू टेक्निक्स आती हैं, कोई भी नई शिक्षण विधि, नई तकनीक अगर उनको बताई जाती है तो वो क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तब तक विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि वो खुद उपयोग करके उन्हें ये पता न चल जाए कि हाँ, ये विधि हमारे लिए सच में उपयोगी है। उनकी अपेक्षाकृत जो छोटी उम्र के लोग होते हैं वो ज़्यादा इस तरह की नई नई तकनीकों को अपनाने में की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा इनके प्रति विश्वस्त होते हैं। जबकि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बड़ी ग्रामीण, जैसे कि कोई वृद्ध ग्रामीण है, तो वो इतना ज़्यादा विश्वास उसको नहीं होता है नई तकनीकों पर, तो जब तक कि वो खुद उसको यूज़ करके, उसका उपयोग करके ये ना देख ले कि हाँ, ये सच में उपयोगी है। तो ऐसा भी ध्यान में रखना चाहिए कि आयु के हिसाब से शिक्षक विधि का चयन किया जाए। अब नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का सम्मिलित प्रयोग, कंबाइंड यूज़ ऑफ मैनी
टीचिंग मेथड्स। अब प्रसारकर्ता को सिर्फ एक ही शिक्षण विधि नहीं बल्कि उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अगर उसको ज़रूरत पड़े, अगर एक शिक्षण विधि से काम नहीं चल रहा है तो वो एक साथ बहुत सारी शिक्षण विधियों का उपयोग कंबाइंड तरीके से कर सकता है ग्रामीणों को अपनी शिक्षण पद्धति को और प्रभावी बनाने के लिए। तो ये था आपका किस हिसाब से कौन सी शिक्षण विधियों का चयन किस तरह से कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिससे शिक्षण विधि प्रभावित हो सकती है। तो आज की क्लास बस यही समाप्त करती हूँ। सब इसको क्लास एंड करने से पहले मैं एक बार और आपसे कहना चाहूँगी कि जो यूट्यूब लिंक मैं भेजती हूँ वो मेरे चैनल, मेरे खुद के चैनल का यूट्यूब चैनल, और अब आप जब आप इस चैनल पे जाते हैं तो उसको प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड शेयर इट टू others. Okay, thank you.